राशियों से, विभिन्न राशियों से 12 राशियां हैं और 12 राशियों से हमारे 12 अलग अलग भावों से निर्मित होते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से कुल जो है 288 प्रकार के काल सर्प दोष बनते हैं। ठीक है। अपना प्रभाव अलग अलग भावों पे काल सर्प दोष अलग अलग तरह से देता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो बनता है अनंत काल सर्प योग। हम लोग लग्न से प्रत्येक चीज को समझते हैं। लग्न हमारा जातक होता है। ठीक है। तो लग्न से बनने वाले काल सर्प दोष, जो कि लग्न भाव में राहु, सप्तम भाव में केतु। ठीक है। इन्हीं राहु और केतु के बीच में बनने वाले काल सर्प दोष, जिसको पूर्ण काल सर्प दोष माना जाता है, इसी का प्रभाव हम लोग जातक पर देखे जाते हैं। ठीक है। इस काल सर्प दोष का क्या फल है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग भाव को समझ लीजिए, कौन सा भाव किस विषय का कारक है। ठीक है। तो लग्न से हम लोग जिन जिन विषयों के कारकत्व को समझते हैं, जिन जिन विषयों को, ठीक ना, उन सभी में किसी न किसी प्रकार से यह जो है पीड़ा पहुंचाएगा। ठीक है। सप्तम भाव पर दृष्टि रहती है, क्योंकि राहु के बारे में हम लोग जानते हैं, जिस भाव में स्थित होता है उस भाव की शुभता को नष्ट कर देता है, यानी कि अशुभ प्रभाव जो है वहां पर देता है। ये तो सभी जानते हैं। जी जी वो राहु और केतु जो है ऐसे ग्रह हैं जो जिस भाव में रहते हैं उस भाव की शुभता को नष्ट करते हैं और अपना अशुभता जो है प्रदान करते हैं। तो उस भाव से जिन जिन चीजों की शुभता हमें मिलेगी, उन उन शुभ चीजों पर यह जो है प्रभाव डालेगा। दूसरा, जिस भाव पे दृष्टि डालता है उस पर भी अशुभता ले आता है, जानते ही हैं हम लोग। ठीक है। बोलिए प्रभु जी। जी गुरु जी। तो जी गुरु जी। अब लग्न में हमारा राहु बैठेगा तो पंचम, नवम और सप्तम, इन 3 भावों पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, पड़ेगी ना। जी गुरुदेव। चलिए, लग्न भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, जब इन भावों पर दृष्टि पड़ेगी तो इनकी अशुभता में वह वृद्धि करेगा। तो जातक का लग्न पे प्रभाव पड़ेगा। लग्न से जिन जिन चीजों को हम देखते हैं उन उन विषयों पर यह जो है अपना प्रभाव डालेगा। लग्न जातक का व्यक्तित्व है, जातक का शरीर है ना, उसकी शारीरिक पुष्टता है, मानसिक विकास है उसका, सिर से उत्पन्न होने वाली सारी चीजों को वह देखेगा, उन पर अशुभता लाएगा। तो न जातक स्थिर होगा और न ही जातक प्रतिष्ठावान रहेगा, उसकी पर्सनैलिटी डाउन होगी। ठीक है। सप्तम भाव को देखेगा, वैवाहिक, सप्तम भाव को देखेगा तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, प्रेम, व्यवसाय, इन सभी चीजों पर यह जो है बुरा प्रभाव लाएगा। ठीक है। बोलिए। भगवान। जी गुरु। तो लग्न से बनने वाले, यानी कि लग्न भाव में राहु, सप्तम भाव में केतु हो, तो जातक को जीवन पर्यंत आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा। जातक को मानसिक अशांति प्राप्त होगी, जीवन में अस्थिरता आएगी, जातक कपट बुद्धि का होगा, है ना। पंचम भाव से बुद्धि विद्या का हम लोग निर्णय करते हैं ना। प्रतिष्ठा में उसकी हानि होगी, वैवाहिक जीवन कष्टमय होगा। ठीक है। जातक को आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है। मानसिक अशांति रहेगी। इन सभी चीजों का हम अनंत काल सर्प दोष का फल देखते हैं। ठीक है। जी गुरु जी। जी भगवान। जी जी। द्वितीय भाव, अब द्वितीय भाव में अगर राहु हो, ठीक है,
द्वितीय भाव में राहु हो, अष्टम भाव में हमारा केतु विराजमान होगा। तो द्वितीय भाव, अष्टम भाव, और जब राहु की 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि, ठीक है, सप्तम दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ेगी वहां की अशुभता बढ़ाएगी। ठीक है, द्वितीय स्थान से हम लोग कुलिक काल सर्प दोष जो निर्माण होता है द्वितीय भाव से लेके अष्टम स्थान तक पड़ता है, और इसके कारण जातक का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। द्वितीय भाव जो है ईएनटी है ना, ईएनटी समझते हैं ना, ईएनटी डिपार्टमेंट, आंख कान नाक गला, आवाज स्पष्ट नहीं होगी, कर्कश वाणी होगी। वाणी का भी विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं ना। जब जातक, जब हमने लग्न प्रकरण को पढ़ा था, भाव प्रकरण को पढ़ा था, तो काल सर्प काल पुरुष के प्रत्येक अंगों को हमने पढ़ा था, है ना, और प्रत्येक भाव के कारकत्व को भी पढ़ा था। तो इन भावों के कारकत्व और साथ ही साथ में काल पुरुष के अंग, इन सभी में जो है वह जो है सो अशुभता लाएगा, इनके विकास को वह रोकेगा, शुभ फलों को जो है सो वह जो है अवरुद्ध करेगा। ठीक है, तो द्वितीय भाव में राहु के होने से और अष्टम भाव में केतु के होने से हमारा कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है, और इसका प्रभाव है द्वितीय भाव से हम लोग धन का भी विचार करते हैं, जातक के नेत्र का भी विचार करते हैं ना, जी 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 भगवान। डिपार्टमेंट का करते हैं। ठीक है, मार्केश, मार्केश का भी विचार करते हैं। जब पंचम दृष्टि पड़ेगी तो षष्ठ भाव यानी कि जातक के शत्रु पक्ष, रोग, इन सभी पर विचार करेंगे ना। बोलिए। नवीन जी, नवीन जी जी, जी प्रभु जी, एक मिनट क्षमा करें। बिल्कुल प्रभु जी। आप लोगों को एक बड़ा हर्ष की बात है, सूचित किया जाता है कि आपकी कक्षा में कुछ ही क्षणों में एक युवा ज्योतिषी और जो कि अच्छे अच्छे पुस्तकों की रचना भी किए हैं और ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही आगे निकले हुए हैं और समाज के प्रतिष्ठित हैं, जिनका नाम है आचार्य ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी का आगमन होगा। तो गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। पर आदर सत्कार कीजिए और उनकी बातों को, चर्चाओं को सुनिए। टॉपिक काल सर्प योग का ही मैंने उनसे निवेदन किया है, हालांकि उनके पास फुर्सत नहीं होता है, लेकिन आज आप लोग के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना नवीन जी? नवीन जी, कि वो जब तक आते हैं तब तक आप कक्षा में रहें। ठीक है, तो मैं उनको लिंक देता हूं और स्वागत आप कीजिएगा।
आवाज आ रही है मेरी? जी भगवान। जी अरुण आ जी, रही है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जी जी मनोरंजन जी से बात कर लीजिए, ठीक है? ठीक ठीक भगवान, मैं बात कर लेता हूँ, कक्षा में जी, बुलाता हूँ। अरुण जी थोड़ा सा माइक म्यूट करिए और मेरे मेरे बात को थोड़ा सा श्रवण करिए। सभी लोग माइक म्यूट करिए। अरुण जी, आप जो हैं एक बार जो है बात कर लीजिए मनोरंजन जी से। जी भगवान। और जी भगवान। मनोरंजन जी से बात करके और ये कर लीजिए कि आप कक्षा में आइए, और जब तक वो हमारे ब्रजेश जी नहीं आ जाते हैं तब तक जो है आप कक्षा में विराजमान रहिए। उनका परिचय कराने के पश्चात उनके उद्बोधन के बाद में आप जो है चले जाइएगा, ठीक है? ठीक है भगवान, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक ठीक भगवान। तब तक हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं, ठीक है? जी गुरु जी। गुरु जी सतीश गुरु जी जी। सतीश सतीश जी बोलिए। प्रणाम गुरु। नमो नमः प्रभु जी। ब्रजेश गुरु जी कक्षा में आ रहे हैं। आज हमारा बड़े विद्वान अपन की व्यस्त होंगे। भगवान आप समस्त विद्वान से करबद्ध निवेदन है कि शांति का दान दें। प्रतीत न हो, मतलब अनुसार सभी लोग अनुसार हैं। गुरु जी की एक नमो नमो बात गुरुदेव। श्रवण करें। गुरुदेव का आगमन हो गया, सब लोग हैंड रेस करें। हाँ, सभी लोग माइक म्यूट कीजिए। सभी लोग माइक। आज बहुत सौभाग्य की बात है और बड़ा ही हर्ष की बात है कि हम लोगों के बीच में सनातन संस्कृति के मान वर्धन करने के लिए कम ही आयु में अपने अथक परिश्रम के द्वारा और अथक प्रयास के द्वारा गुरुजनों की कृपा से आज उन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, और जिनकी उपलब्धियों के कारण अपनी ही कक्षाओं में हम लोगों ने भी जिनके रचनाओं के माध्यम से आप लोगों को फलित ज्योतिष का अध्ययन कराया है। फलित राजेंद्र नामक ग्रंथ के रचनाकार श्री आचार्य ब्रजेश पाठक जी आप लोगों के बीच में आए हैं। संस्थान की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और गुरु जी, बहुत हम लोग की खुशी की बात है कि आप हमारी कक्षा में आइए। स्वागत है सतीश जी। भगवान कक्षा को ही प्रारंभ किया जाए विषय पर तो अच्छा वो होगा। मेरे जी पास गुरु भी जी। 8 बजे तक का है, तो मैं सोचता हूँ जी कि जी। उस बीच ही जी जी अपना गुरु जी। विषय जी जी गुरु जी, रखूं। सब लोग आप ही की सुनने के तैयार हैं। हाँ, मुख्य रूप से आज काल सर्प पर बोलने के लिए, निर्देश करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मनोरंजन जी ने मुझसे चर्चा की थी। हम लोग शुरू करते हैं। काल सर्पयोग क्या है, क्या उसकी पहचान है, उसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसकी शास्त्रीयता का आधार क्या है, इन सभी विषयों पर हम लोग क्रमवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसके नाम पर ही हम लोग विचार करते हैं कि यह जो योग है काल सर्प, ऐसा इसका नाम है। नाम के पीछे का कारण यह है कि जो ग्रह हैं अथवा जो राशियां हैं अथवा जो नक्षत्र हैं, उनके स्वामी के आधार पर भी नामकरण किया जाता है। उनके स्वामी के आधार पर उनकी पहचान की जाती है। जैसे जब आप यमघंट योग के बारे में पढ़ेंगे तो मुहूर्त चिंतामणि में आया है मघा विशाखा शिव मूल वहनी। मघा का तो नाम ले लिया, विशाखा का भी नाम ले लिया, लेकिन आर्द्रा का नाम नहीं लिया। क्या कहा? शिव। क्यों शिव कहा? शिव का अर्थ वहां क्या लेना है? शिव का अर्थ वहां आर्द्रा ही लेना है, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी शिव है। इसलिए जब वहां पर मघा विशाखा शिव मूल वहनी पढ़ेंगे तो वहां शिव के स्थान पर आर्द्रा का ही ग्रहण होगा। मूल के स्थान पर मूल का ग्रहण है, लेकिन आगे अग्नि शब्द है, वहनी शब्द है, वहनी का अर्थ अग्नि होता है। अग्नि स्वामी है कृतिका नक्षत्र के, इसलिए वहां कृतिका का ग्रहण करना है। इस प्रकार यह उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में अनेकों उदाहरण मिलेंगे, सिद्धांत शास्त्र में भी, संहिता शास्त्र में भी और फलित के ग्रंथों में भी। तो राहु जैसे सभी ग्रहों के देवता निर्धारित हैं,
सूर्य के देवता, मंगल के देवता, बुध के देवता इत्यादि सभी ग्रहों के देवता निश्चित है कि इन ग्रहों के ये देवता हैं। सभी राशियों के देवता निर्धारित हैं, सभी तिथियों के देवता निर्धारित हैं और सभी नक्षत्रों के भी देवता निर्धारित हैं। इसी क्रम में राहु और केतु भी ग्रह हैं, इसलिए इनके भी देवता निर्धारित हैं। तो ज्योतिष में 4 प्रकार के ग्रह माने जाते हैं। 2 ग्रह हैं जो बहुत तेज प्रकाशित होते हैं, इसलिए उनको प्रकाश ग्रह कहा जाता है। वे दोनों हैं सूर्य और चंद्रमा। हेतु प्रकाशक ग्रह, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों प्रकाशित होने वाले ग्रह हैं। इनका प्रकाश बहुत तीव्र हमारे धरती पर पहुंचता है, इसलिए इन दोनों को प्रकाशक ग्रह कहा जाता है। इसके बाद पंच तारा ग्रह हैं। सिद्धांत ज्योतिष में अथवा करण ग्रंथों में ग्रह लाघव इत्यादि में कहीं भी पढ़ेंगे तो पंच तारा स्पष्टाधिकार ऐसे करके अधिकार मिलता है। उसमें पंच तारा का अर्थ है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये 5 ग्रह, ये पांचों तो हैं ग्रह ही, लेकिन इनकी आकृति बहुत छोटी है और ये तारा की तरह दिखाई पड़ते हैं, तारा रूप में ही दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए बहुत जगहों पर शुक्र को तारा का उदय, तारा का अस्त इत्यादि शब्दों से गांव में भी लोग बुलाते हैं, क्योंकि सभी ताराओं का अर्थ है जो छोटे रूप में है और तेज प्रकाशित हो रहे हैं, तीव्र रूप से जिनका प्रकाश फैल रहा है, पर आकार बहुत छोटा है, तारा की तरह। तो उन सब में शुक्र जो है सबसे तेज चमकता है हमारे धरती के नजदीक होने के कारण। तो इसलिए शुक्र को तारा, रूढ़ शब्द, तारा शब्द को शुक्र के लिए रूढ़ कर दिया गया। और ग्रामीण क्षेत्रों में तारा डूब गया, तारा जब अस्त हो जाता है तो कहते हैं तारा डूब गया, उसमें शादी विवाह नहीं करते हैं। तो यह जो तारा शब्द है वह इन पंच तारा ग्रहों को, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि को, इन 5 को तारा ग्रह कहा जाता है। यह दूसरा विभाग हुआ ग्रहों का। और तीसरा विभाग है ग्रहों का तमोग्रह, जिनका आकार प्रकार बिल्कुल कृष्ण वर्ण का है, तमो रूप है। वो दोनों है राहु और केतु। इसके बाद चौथा वर्गीकरण है अप्रकाश ग्रह, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं या जिनमें अपना कोई प्रकाश ही नहीं है। प्रकाश नहीं है मतलब दिखते नहीं है। कोई भी वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, इसका अर्थ यही है कि वहां तक कोई प्रकाश पहुंच रही है उस वस्तु तक, और उस वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तब हम उसको देख पा रहे हैं। यही कारण है कि जो वस्तु हमारे सामने है उसको तो हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर प्रकाश पड़ा, वहां से टकराया और हमारी आंखों तक आया। जैसे ही हमारी आंखों तक प्रकाश आया, हमने उस वस्तु को देख लिया। इसी को देखना कहते हैं। तो लेकिन हमारे सर के पीछे कोई वस्तु हो तो उसका प्रकाश, वहां पर प्रकाश पड़ तो रहा है, वहां तक टकरा के आ भी रहा है, पर टकरा करके हमारे आंखों तक नहीं आ रहा है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है। या प्रकाश ही ना हो, अंधेरा कर दे तो भी कोई वस्तु नहीं दिखती। तो अप्रकाश ग्रह जो प्रकाशित ही नहीं है, मतलब दिखते नहीं है, उनको अप्रकाश ग्रह कहा जाता है। ये इनकी संख्या कई सारी है। बृहद पारसर शास्त्र में, जातक परिज्ञात में, फल दीपिका में इनके संबंध में बताया गया है। उनके कुछ नाम हैं: धूम, व्यतिपात, परिवेश, उपकेतु, इंद्रचाप, गुलिक, यमकंटक, मामदी, कुलिक इत्यादि। तो ये वर्गीकरण हुआ ग्रहों का। इनमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं तमो ग्रहों के बारे में। तमो ग्रह 2 ही हैं, राहु और केतु। ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर, क्योंकि राहु सर है और केतु धड़ है। सर और पैर समझ लीजिए, जैसे सर और पैर एक ही दिशा में है, एक रेखा खींची जा सकती है सर से पैर के बीच, रेखा 180 डिग्री की होती है, और एक राशि 30 अंशों का है। तो 180 डिग्री को जब हम 30 अंशों से विभाजित करेंगे तो हमको 6 राशि उत्तर प्राप्त होगा। मतलब राशि राहु जहाँ है वहां से ठीक 6 राशि आगे हमको केतु मिलेगा। इसको ग्रहों राशियों के समझ में ऐसे समझ लीजिए। अथवा दूसरे रूप में यह समझ सकते हैं कि पृथ्वी जिस मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करती है उस मार्ग को क्रांति वृत्त कहा जाता है। उसी मार्ग में चंद्रमा का भी वृत्त है, चंद्रमा का भी विमंडल वृत्त है, जिसमें घूमते हुए चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो एक वृत्त के ऊपर अगर दूसरा वृत्त रख दिया जाए, एक बड़ा सा वृत्त है पृथ्वी वाला, उसके ऊपर एक छोटा सा वृत्त रख दीजिए चंद्रमा वाला, तो क्या होगा? ये जो चंद्रमा वाला वृत्त है ना, वो 2 स्थानों पर स्पर्श करेगा। इसको क्रांति वृत्त को, पृथ्वी वाले वृत्त को 2 जगहों पर स्पर्श करेगा। यही जो स्पर्श बिंदु है या कटान बिंदु है या टेंजेंट है, इसको ही राहु और केतु कहा जाता है। कभी भी स्पर्श करेगा तो 180 डिग्री के दूरी पर ही स्पर्श करेगा, आमने सामने ही स्पर्श करेगा। या आप रखकर भी देख सकते हैं। 2 चूड़ी ले लीजिए या 2 गोल कोई सा भी वृत्ताकार कोई भी वस्तु ले लीजिए, उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो 2 स्थानों पर
स्पर्श करेगा। एक बड़ा रख लीजिए, एक छोटा रख लीजिए, 2 स्थानों पर स्पर्श करेगा। उसी में से एक जो है राहु है, एक केतु है। यह हमको ग्रहण के समय इनकी प्रतीति हो जाती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय राहु केतु को हम उसमें चंद्रमा के अंदर देख सकते हैं। चंद्रमा को दर्पण कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, सिद्धांत शास्त्र में चंद्रमा को दर्पण कहा गया है। इसीलिए चंद्र समागम का अलग ही विचार किया जाता है, अलग से उसका अध्ययन किया जाता है, संहिता में भी और संगीत सिद्धांत में भी। अब इस पर चर्चा करेंगे तो विषयांतर होगा, हम लोग इस पर फिर कभी वो करेंगे। चंद्र को दर्पण क्यों कहा जाता है, अन्य ग्रहों का प्रतिबिंब चंद्रमा में क्यों देखा जाता है, पृथ्वी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हम चंद्रमा से क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, यह सब अलग विषय होगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राहु और केतु के संबंध में। यह दोनों तमो ग्रह हैं, यह मूल बात है। इसमें ग्रहों का जो 4 प्रकार का वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण में से तीसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है तमो ग्रह वाला, उसमें से राहु और केतु के बारे में हमको जानना है। ये पहली बात हो गई। राहु के संबंध में, केतु के संबंध में ये सामान्य जानकारी हो गई कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे से 6 राशि आगे होते हैं, अथवा 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं, अथवा इनके संबंध में पौराणिक रूप से समझ लिए कि ये स्तर है, धड़ है, और गणितीय रूप से समझ लिए कि यह जो है क्रांति वृत्त और चंद्र विमंडल वृत्त का कटान बिंदु है। तो सभी प्रकार का दृष्टिकोण हमारे पास एक निकल करके आ गया राहु केतु के संबंध में, जो सामान्य जानकारी है। अब यहाँ पर यह मुख्य बात है कि राहु के देवता होते हैं काल और केतु के देवता है सर्प। तो इनका सीधा सीधा नाम ना लेकर के क्या नाम लेते हैं, काल और सर्प दोनों को मिलाएंगे। राहु और केतु से जन्य दोष है, राहु और केतु ही इस योग में मुख्य हेतु है, मुख्य कारण है। इन दोनों के कारण ही यह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए राहु केतु दोष ना बोल करके काल सर्प दोष बोला गया, विशेषण बना दिया गया विशेष रूप से, ताकि लोग इस शब्द को महत्व दें, इसको थोड़ा सा गौर से समझें, इसको थोड़ा सा वो करें। हमारे काशी में एक स्थान है पिशाच मोचन कुंड। तो जैसे कहते हैं पिशाच मोचन कुंड, वैसे व्यक्ति कहता है कौन सा जगह है, क्या है, विस्मय होता है। तो ऐसे कुछ विस्मयकारी, थोड़ा गंभीर बड़ा थोड़ा नाम रहता है, तो व्यक्ति को अतिरिक्त जिज्ञासा होती है कि वो क्या पदार्थ है उसके बारे में जाने, उसका क्या वैशिष्ट है उसके बारे में जाने। पता चला चीज बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, और नाम ही कोई अच्छा नहीं दिया गया, तो भी आनंद नहीं आता है। इसलिए जब इस दोष के बारे में लोगों को ज्ञान हुआ, जानकारी हुई, तो इसका नामकरण रखने के लिए के संबंध में लोगों को यह हुआ कि राहु केतु दोष कहने से कहीं लोग इसको सामान्य न समझ लें, इसलिए इसके विशेषता को इंगित करने के लिए विशेष रूप से इसकी विशेषता पर लोगों का ध्यान जाए, इसलिए इसका विशेष नाम दिया गया। इनके स्वामियों के आधार पर वह हुआ काल सर्प। अब यह काल सर्प नाम से विख्यात है। अब इसके संबंध में एक बात और बता देता हूँ। हमारे जन्म कुंडली में 16 वर्ग होते हैं। उन 16 वर्गों में त्रिंशांश वर्ग और होरा कुंडली, ये 2 ही ऐसे वर्ग हैं जहाँ राहु केतु एक साथ होते हैं, और बाकी सब में राहु केतु अलग अलग होते हैं। कभी भी एक साथ नहीं नजर आएंगे, और हमेशा 6 राशि दूर ही नजर आएंगे। ये एक अतिरिक्त बात राहु के संबंध में। अब यहाँ पर ज्योतिष में एक योग है। इसके पहले अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी शास्त्रीयता की, कि हमारा जो यह काल सर्प योग इस समय प्रचलित है, उसका कोई शास्त्रीय आधार है या नहीं है। उसके संबंध में तो पहले ये समझ लीजिए कि बहुत लोग ऐसा कहते हैं, बहुत लोगों ने तो सेमिनार में आकर कैसा बोल दिया विद्वानों के बीच में कि राहु केतु की शास्त्रों में चर्चा नहीं है। जबकि कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, उसमें राहु केतु की चर्चा है ही, पुराणों में तो है ही, और ज्योतिष शास्त्र में हम कहीं इधर उधर न भी जाए, मेरा अपना शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है, तो बृहद पराशर से लेकर के शुरू करें तो बृहद पराशर में भी है, बृहद जातकम में भी है, इसके बाद फल दीपिका में आ जाइए, जातक पारिजात में आ जाइए, सारावली में आ जाइए, और अगर सिद्धांत ग्रंथों में आना है तो सूर्य सिद्धांत में आ जाइए, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में आ जाइए, ग्रहलाघव में आ जाइए, अभी वर्तमान का जो लेटेस्ट है ज्योतिर्गणितम उसमें आ जाइए, कहीं भी आ जाइए। और संहिता ग्रंथों में आना है तो आप बृहद संहिता में आ जाइए, नारद संहिता में आ जाइए, भद्रबाहु संहिता में आ जाइए, या अद्भुत सागर में आ जाइए, हर जगह राहु की चर्चा है। तो इसलिए यह कोई ऐसा सोचे या कहे कि राहु केतु ही बहुत ज्यादा समय से प्रचलित नहीं है, या ज्योतिष ग्रंथों में उनका स्थान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। राहु केतु के उच्च के संबंध में कि राहु वृष राशि में उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में नीच का होता है, यह जो मत है वो बृहद पाराशर का मत है। यह बात बृहद पाराशर में आई है, और स्वगृह इत्यादि की चर्चा भी मिलती है। इसके अलावा जातक पारिजात में राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है। यह जो बात है, यह भी लोग कहते हैं कि आधुनिक बात है, हम लोग लेकर आए हैं, शोध में आया है। शोध में तो आया है, पर आप अपना नाम क्यों लेते हैं? क्रेडिट जिसका है उसको दीजिए। प्रथम चर्चा आपको जातक पारिजात में वैद्यनाथ दीक्षित जी की पुस्तक में मिलेगी। मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है, ऐसा जातक पारिजात में आया है। तो दोनों के अपने उद्देश्य हैं, दोनों का अपना मतलब है। क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्यों इन्होंने ऐसा कहा,
यह फिर विषयांतर होगा। इसलिए सामान्य जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। नामकरण के संबंध में यह ज्ञात हो गया। अब हम लोग को इसकी शास्त्रीयता पर समझना है। शास्त्रीयता पर हम लोग बात कर रहे थे। शास्त्रीयता यह है कि राहु और केतु यह दोनों ही शास्त्रीय हैं और इनके संबंध में सभी पुराने ग्रंथों में चर्चा मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके बाद यह जो योग है काल सर्प योग, इसके संबंध में सामान्य परिभाषा यह है कि जब ये 7 ग्रह सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत, सूर्य से लेकर शनि तक गणना करें तो 7 ग्रह हैं। इन 7 के अलावा राहु और केतु, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 ग्रह होगा। तो यह 7 ग्रह यदि राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं तब क्या होता है, काल सर्प योग बनता है। यह योग पाप कर्तरी योग का ही एक अंग है, एक रूप है। मतलब जब कोई भी ग्रह 2 पापक ग्रहों के बीच में आ जाता है तो उसका बल क्षीण हो जाता है, वह हीन बलि कहलाता है। इसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। कोई एक ही ग्रह अगर आ गया पाप कर्तरी के बीच में, विशेष रूप से जब आप मानसिक मनोन्माद रोग को देखेंगे, उन्माद रोगों को देखेंगे, तो उसमें बहुत जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रमा यदि पापक ग्रहों के मध्य आ जाए, मध्यवर्ती चंद्र हो जाए, पापक ग्रह मध्यवर्ती चंद्र हो जाए, तो विशेष रूप से व्यक्ति को मानसिक संताप होता है। और यही इसी प्रकार की चर्चा सूर्य के संबंध में मिलती है कि यदि सूर्य पापक ग्रहों के बीच में, पापक ग्रह मध्यवर्ती सूर्य भवति चेत जातकः सफलः न भवति तस्य जीवने साफल्यं स न प्राप्नोति बारंबारं परिश्रमः कृते सति अपि तस्य सफलतायां सह बाधां अनुभवति। यह फल आपको शास्त्रों में प्राप्त होता है कि जब सूर्य 2 पापक ग्रहों के मध्य में आ जाता है तो उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बार बार परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उसको सफलता मिलती है। उसको सफलता आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि एक तो सूर्य है वहाँ आत्मबल का कारक है और सूर्य प्रताप का कारक है। वो कितना भी परिश्रम करे उसका प्रताप फैलेगा ही नहीं। लोग उसका काम ले लेंगे, उससे मदद ले लेंगे, फिर उसका यश नहीं आएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा उसको गालियां देंगे। ऐसा व्यक्ति किसी का भला भी करने जाए तो कितना भी भला करेगा, लोग उसको गरियाएंगे, उसको क्रेडिट नहीं मिलता है किसी चीज का। यह है सूर्य के पाप वर्ती होने का फल। तो जहाँ एक ग्रहों का ऐसा फल है कि एक ग्रह यदि पाप ग्रहों के बीच में आ जाए तो इतनी बड़ी बातें हो रही हैं, दिखाई पड़ रही हैं। तो जहाँ 7 के 7 ग्रह सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत 7 ग्रह यदि पाप ग्रहों के मध्य में आ जाए तब कैसा उत्कट फल होगा, यह विचारणीय बात है। और इसी बात के सहारे से, इसी बात का आश्रय लेकर के, इसी विषय को पर आधारित यह योग है काल सर्प योग, जिनमें सबसे ज्यादा खराब प्रभाव दिखाते हैं राहु और केतु। सभी पापक ग्रहों में राहु और केतु सबसे ज्यादा खराब प्रभाव दिखाते हैं। तो इन दोनों राहु और केतु के मध्य में जब सूर्य से शनि पर्यंत 7 ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। तो यह हो गई इसकी मुख्य बात। अब इसके पहचान की बात है कि पहचाना कैसे जाए, किस किस प्रकार से पहचाना जाए। तो इसके 12 नाम इसमें आपको फलित राजेंद्र में दिए ही हुए हैं, पृष्ठ सबसे पीछे की ओर। जब एक तो यह स्थिति हो जाएगी कि जब लग्न में राहु हो, तो जब लग्न में राहु होगा तो स्पष्ट ही है कि केतु कहाँ होगा, 7वें भाव में होगा। और अन्य सारे ग्रह दूसरे भाव से लेकर के 6ठे भाव के बीच में हो। अभी राहु केतु के साथ वाली चर्चा नहीं करते हैं, उस पर थोड़ा सा अधिक सूक्ष्मता से विचार करना पड़ेगा। राहु के साथ बैठ गए तो तब काल सर्प बनेगा कि नहीं, उसके लिए अलग तरीके से विचार करना होगा। अभी हम यही समझ रहे हैं कि लग्न में राहु अकेला है, 7वें भाव में केतु अकेला है, और अन्य जो बाकी ग्रह हैं वो दूसरे भाव से लेकर के 6ठे भाव के बीच में है। इस प्रकार का एक योग बन जाएगा, इसको अनंत काल सर्प कह दिए। इसी प्रकार से दूसरा योग बना लीजिए, दूसरे भाव में राहु है अकेला, 8वें भाव में राहु है अकेला, इसके बीच में तीसरे भाव से लेकर के 7वें भाव के बीच में सूर्य से लेकर शनि पर्यंत सभी ग्रह आ जाएंगे, तो भी एक दूसरा काल सर्प योग यहाँ पर दूसरे प्रकार का बन जाएगा। ऐसे आप तीसरा काल सर्प बना लीजिए, तीसरे भाव में राहु हो अकेला, 9वें भाव में केतु हो अकेला, और बाकी सभी ग्रह चौथे भाव से लेकर के 8वें भाव तक हों, तो काल सर्प योग बन जाएगा। इस प्रकार से आप 12 प्रकार के काल सर्प योग बना सकते हैं। इन 12 प्रकार के जो काल सर्प हैं उनका नाम आपको विकिपीडिया पर भी उपलब्ध है और यहाँ भी उपलब्ध है फलित राजेंद्र में। तो इनका नाम लेकर के इनका वर्गीकरण करके समझ सकते हैं कैसे बन रहा है, वो हो गई है। अब इसमें मुख्य चर्चा की जो बात है उसको हम लोग यहाँ करेंगे। जब एक साथ कोई ग्रह बैठ जाए राहु के साथ तब क्या होगा। राहु के साथ सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो वहाँ काल सर्प भंग होता है कि नहीं होता है, ये मुख्य प्रश्न है।
और इस प्रश्न पर बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। वहाँ भ्रमित होने का सबसे बड़ा कारण है समय न देना या चीजों को बहुत गंभीरता से विचार न करना। यही दो कारण मुझे समझ में आता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। ग्रहों में 8 प्रकार की गति होती है। वक्रानुवक्रा कुटिला मंदा मंद तरासमा तथा शीघ्र तरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधा गति। तो ग्रहों में 8 प्रकार की गतियां होती हैं। उनमें से सूर्य और चंद्रमा, यह 2 ग्रह हैं। यह 2 ग्रह सदा ही मार्गी रहते हैं। मार्गी रहते हैं मतलब कभी भी उनकी गति में कंपन नहीं दिखाई पड़ता है, कभी नहीं। कभी वो स्थिर नजर नहीं आते, हमेशा घूमते ही नजर आते हैं। वक्री का अर्थ है उल्टा, टेढ़ा। टेढ़ा होता है उसको वक्र कहते हैं, उल्टा होगा उसको वक्र कहेंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रह जो है पीछे लौटने लग जाता है, पीछे घूमने लग जाता है, ऐसा नहीं होता है। कोई ग्रह पीछे नहीं लौट रहा है, नहीं कोई ग्रह वृत्ताकार मार्ग को छोड़ करके और टेढ़े मेढ़े मार्ग में, ऋजु मार्ग में चलने लग गया है, ऐसा भी नहीं होता है। अति दूरत्वाद, पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण ऐसा लगता है कि चलिए नहीं रहा है, बहुत देर से वहीं पर है। तो इस प्रकार की जो स्थिति दिखाई पड़ने लग जाती है उसको ही कहा गया है कि तो वक्र हो गया है। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ग्रह जो है चल न रहा हो, पर आगे जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है पीछे जा रहा है। यह जो स्थिति होती है इसको ही वक्र स्थिति कहते हैं ग्रहों के संबंध में। यह तभी संभव है जब ग्रह हमारे पृथ्वी से बहुत दूर हो। तो अब यहाँ पर क्या है, बहुत दूर में भी एक लिमिट है। बहुत दूर होगा, सूर्य बहुत दूर है इसलिए सूर्य जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्या कहते हैं, वक्र होते हुए। सूर्य की दूरी बहुत ज्यादा होने से पृथ्वी से वो जो है हमको हमेशा मार्गी ही नजर आता है। सूर्य का एक बैलेंस है, तो उससे ज्यादा दूर होगा, सूर्य जितना दूर है उससे ज्यादा दूर होगा, कभी वक्र दिखाई पड़ेगा। उसका अपना एक बैलेंस है। गतियों के संबंध में भी कई सारे नियम हैं गति के, उसको समझने के लिए हम लोगों को फिर अलग विषयों पर जाना पड़ेगा। तो गतियों के नियम से ये समझिए कि सूर्य उस दूरी पर है जहां पर वह चलता हुआ मार्गी ही दिखाई पड़ेगा, और चंद्रमा इतना नजदीक है कि इसके तो वक्र और अन्य कुछ होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह वक्र इत्यादि कभी होता नहीं, क्योंकि बहुत पास में है। जब हम पास से देख रहे हैं तो कोई किसी प्रकार का भ्रम हमको होता ही नहीं है। सूर्य इतना दूर है और उसकी गति इतने सूक्ष्म प्रकार के है कि उसमें भी हमको भ्रम नहीं होता। उसमें भ्रम नहीं होने के एक और कारण यह है कि हम कहते तो हैं कि सूर्य घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, दरअसल घूम तो रही है पृथ्वी। अब पृथ्वी का लोकेशन चेंज होने से सूर्य का भी लोकेशन चेंज दिखता है, उसी को हम कहते हैं घूम रहा है। तो पृथ्वी का जो लोकेशन चेंज हो रहा है बार बार, हम पृथ्वी में खुद ही बैठे हैं, पृथ्वी चल रही है, तो इसलिए जहां आप खुद ही बैठकर देखते हैं वहां पर भ्रम की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सूर्य में हमको किसी प्रकार की गति वैभिन्न दिखाई नहीं पड़ता है। और चंद्रमा बहुत पास है इसलिए उसमें गति वैभिन्न दिखाई नहीं पड़ता है। अन्य जो ग्रह बच गए, बुध है, शुक्र है, मंगल है, शनि है, इन सब में गति वैभिन्न दिखाई पड़ता है कि 8 प्रकार के जो गतियां हैं 8 प्रकार की, उनमें से किसी भी गति में वो दिखाई पड़ सकते हैं, नजर आ सकते हैं। आइए, तो हो गई चर्चा इनकी। सूर्य चंद्रमा जो प्रकाश ग्रह हैं उनकी गति की चर्चा हो गई, 5 पंच तारा ग्रहों की गति की चर्चा हो गई। अब ये जो बच गए राहु और केतु, जो तमो ग्रह बचे हैं जिनके बारे में हम इस बार पढ़ रहे हैं, यह राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। इनमें 8 प्रकार की गतियां नहीं, सूर्य चंद्रमा में भी 8 प्रकार की गतियां नहीं, वो हमेशा ही मार्गी होते हैं। अच्छा, आप बहुत सारे विषय ऐसे हो सकते हैं जो आप सबों के लिए नया हो या समझ ना आ रहा हो, तो आप रोक करके पूछ लीजिएगा। पता चला कि मैं ट्रेन की स्पीड से चलता रहूं और फिर बहुत सारी बातें रह जाएं या छूट जाएं, तो वैसा ना हो। जितना भी हम लोग थोड़ा ही पढ़ें पर ठीक से पढ़ें, मतलब पच जाए जो पढ़ा जाए वो, यह मुख्य बात है। तो इसका ध्यान रखिएगा, कहीं कुछ पूछना होगा या कुछ प्रश्न होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा। तो ये जो सूर्य और चंद्रमा है यह दोनों हमेशा मार्गी रहते हैं, और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टा ही चलते हैं। उल्टा चलते हैं का तात्पर्य यह है राशियों के संबंध में। इस बात में थोड़ा गौर से समझिएगा। इसका प्रयोग कारकांड के कुंडली में भी होता है। जब आत्मकारक इत्यादि निर्णय हम लोग करते हैं वहां भी इसका प्रयोग होता है, और वहां पर भी विस्मय में रखते हैं लोग। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। उल्टा चलते हैं का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह जब प्रवेश करेगा मेष राशि में तो सबसे पहले अंश में आएगा, मेष राशि की 1 डिग्री में आएगा। लेकिन राहु की दिशा वैसा नहीं है, वो मेष राशि में आएगा तो पहले 30वां डिग्री में आएगा। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 ऐसे चलेगा। और बाकी ग्रह 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेंगे। हम लोग तो उल्टा गिनते सीधा गिनते सब याद किए थे। पहले परंपरा थी, पहले 100 से 1 से लेकर 100 तक सीधा गिनती याद करो, फिर उल्टा ही याद करो। पता नहीं कब उल्टा गिनती गिनना पड़ जाए, कब उल्टी गिनती शुरू करनी पड़े।
तो इसलिए राहु के समय उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, चाल ही उल्टी। इसलिए राहु केतु की दशा में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है लोगों की। और फलादेश में लोग ऐसा बोलते भी हैं व्यवहार में, राहु आ रहा है उल्टा गिनती शुरू हो सकता है, ध्यान रखें। ऐसा लोग लिखे हैं, बहुतों का तो लिखा हुआ देखा। तो उसमें कारण सिर्फ यही, इनकी चाल ही उल्टी। ये पहले 1 डिग्री में नहीं आते, सीधा 30 में आएंगे। और जितना अधिक भोगांश होता है जिस ग्रह का, वो उतना ज्यादा बली होता है। तो राहु केतु का यह समझना हो कि राहु केतु बलवान है कि नहीं, अथवा 2 ग्रह बैठे हैं राहु और शुक्र, एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, राहु और शुक्र 2 ग्रह बैठे हैं। अब यहाँ पर निर्णय करना हो कि कौन बलवान है, तो स्वग्रही इत्यादि तो हमारी मदद करेंगे ही, लेकिन ग्रहों के अंत के आधार पर भी तो हम निर्णय करते हैं बल का। तो जो ज्यादा चला हुआ है वह ज्यादा बलवान है, क्योंकि उसके पास अनुभव ज्यादा है। अब यहाँ देख लीजिए कि राहु है 22 अंश पर और शुक्र है 20 अंश पर। तो कोई ये न कह दे कि राहु 22 अंश पर है, राहु ज्यादा बलवान, क्योंकि राहु 22 अंश पर है, ज्यादा अंश पर है, ज्यादा चला है। ऐसा नहीं होगा। क्यों? प्रवेश किया 30 अंश से, ये उल्टी गिनती की नहीं, उसका भोगांश कितना होगा? उसका भोगांश होगा 8। तो 8 अंश को चला है, 22 अंश नहीं चला। और शुक्र सीधी चाल से चल रहा है, 20 अंश पर है, तो 20 अंश पर है, भ्रम नहीं है वहां किसी प्रकार का। राहु की तरह नहीं है कि दिख रहा है 22 में और चल रहा है 8, यहाँ तो भ्रम हो गया। राहु की चाल में ही भ्रम है, इसलिए राहु की दशा में भी भ्रम होता है, केतु की दशा में भी भ्रम होता है, उनके ज्ञान में भी भ्रम होता है। जब आएगा राहु तो पहले बुद्धि बिगाड़ेगा, बार बार विस्मय उत्पन्न करेगा। ऐसी बुद्धि बिगाड़ता है व्यक्ति जाएगा ताला बंद करके आधा रास्ते से लौट के आगे कि हम ताला बंद किए हैं कि नहीं, आगे चेक करेगा ताला बंद किए हैं कि नहीं। तो इस तरह का भ्रम उत्पन्न करता है कौन? राहु। उसके चाल में भी भ्रम है, 22 अंश में और चला है 8 अंश। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। इस बात को, ये चीज केतु के साथ भी है और ये चीज अन्य ग्रहों के साथ भी है। तो जब इस तरह का राहु का शुक्र का योग हो गया, अथवा किसी ग्रह के साथ राहु का योग हो गया, तो वहां पर हम यह देखेंगे कि राहु कितने अंश में है, और जितने अंश में है वो उससे उल्टी गिनती से चलकर देखेंगे कि उतने अंश में पहुंचने में हम कितना अंश पार कर रहे हैं। जैसे 22 के लिए हमने किया, 30 अंश से लौटे वापस, तो 8 अंश राहु चला, ये समझ में आ गया। 18 अंश में होगा तो उसको 30 में घटा लेंगे, 18 निकलेगा 12। 12 अंश राहु का भोगांश हुआ 12 अंश, तो वह 12 अंश से समझ कर ही उसका बल निकालेंगे और तभी उसका बल का आकलन करेंगे। यह इसमें प्रमुख बात है। तो कालसर्प देखते ही या कुछ भी देखते ही फल कहने से पहले हमको राहु का बल ही देखना होगा कि योग तो बन गया, लेकिन योग तो तभी न फलीभूत होगा जब देने वाला बलशाली हो। देने वाले के पास बले नहीं, असक्त पड़ा हुआ हो, क्या देगा? लड़ने वाला व्यक्ति जवान भी हो, तब उसके पास बंदूक लाठी भी हो, तब तो रक्षा करेगा। वो खुद जो है बेसुध पड़ा हुआ है, बीमार पड़ा हुआ है, उठने चलने की शक्ति नहीं है, उसके पास तोपे रखा हुआ है। तो तोप रखने से क्या होगा? लाठी जिसके पास होगी वो उससे लूट धर लूट करके चला जाएगा। इसी प्रकार की स्थिति राहु केतु के साथ भी है। ये तो तभी देंगे बुरा फल जब बुरा फल देने के सामर्थ्य और मिजाज होगा। कुछ साथ में बैठा हुआ अगर दबाने के लिए बैठा रहेगा तो कैसे देंगे? एक तो ये सामान्य। अच्छा, इसमें सूर्य चंद्रमा के साथ जब स्थिति होती है तो वहां कुछ बात और होती है, उस पर कभी एक अलग से चर्चा करनी पड़ेगी। राहु केतु का जब सूर्य चंद्रमा के साथ युति होता है तो क्या मुद्दा है। और यहाँ पर कालसर्प के विषय पर ही लौटते हैं। यहाँ पर जब यहाँ पर बात समझ में आएगी हम लोगों को कि अब यहाँ निर्णय करना है कि राहु आगे है कि राहु पीछे है, क्योंकि अंदर तो तभी ग्रह होगा जब राहु पीछे होगा। राहु और शुक्र एक साथ हैं लग्न में। शुक्र का उदाहरण ले लीजिए, आप शनि समझ लीजिए, मंगल समझ लीजिए, जिसको भी समझना हो, लग्न में या किसी भाव में। अब वहां पर संशय हो रहा है कि 6 ग्रह तो हैं राहु और केतु के अंदर, एक ग्रह राहु के साथ है, उसको राहु के अंदर माने कि राहु के बाहर माने, यहाँ पर संशय उत्पन्न हो सकती है। तब यहाँ पर हम लोगों को सहायता मिलती है ग्रहों के अंश से, ग्रह के स्पष्ट से। राहु के अंदर है कि राहु के बाहर है। इसी स्थिति में देख लीजिए, राहु का अंश है 22 और शुक्र का अंश है 20। मतलब राहु अभी 20 में आएगा, 20 में आया नहीं है, वो 20 में आया नहीं है, मतलब शुक्र को पार नहीं किया है। शुक्र को पार नहीं किया है का मतलब शुक्र भी अभी राहु के अंदर ही है। अब यहीं पर अगर राहु 18 अंश में हो जाए या 17 अंश में हो जाए और शुक्र 20 अंश में रहे, मतलब शुक्र राहु और केतु के चंगुल में नहीं है, वो बाहर निकल चुका। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी गुरु जी। कुछ एक दो लोग बताइए, बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? जी गुरु जी। इसी प्रकार से इसमें निर्णय करेंगे। इसी प्रकार से केतु के साथ ले लीजिए, मान लीजिए केतु के साथ मंगल बैठा है, केतु हो 8 अंश में और मंगल हो 5 अंश में, तब बताइए केतु 8 अंश में है, मंगल 5 अंश में है। पहले तो यह बताइए कि केतु और मंगल में बलवान किसको मानेंगे? केतु को।
केतु को मानेंगे क्योंकि उसका भोगांश ज्यादा है। 30 में 8 घटाएंगे तो 22 होगा। 22 अंश वो भोग चुका है। उसका अंश ज्यादा है। किसका? केतु का। भोगांश ज्यादा होगा। 30 में 8 घटाएंगे। जी जी। कि 30 में 8 घटाएंगे तो केतु का भोगांश 22 आएगा। अब बहुत ज्यादा है। मंगल तो 5 नहीं है, ये 22 में है। मतलब बल बहुत ज्यादा है। जो भी फल केतु देगा वो मंगल के सामने प्रचंड रूप से देगा। ये मुख्य बात। अब इसमें मंगल, ये बताइए कि मंगल जो है वह केतु के अंदर है कि केतु के बाहर निकल गया? मंगल 5 अंश में है, केतु 8 अंश में है। केतु के अंदर है वो। केतु के अंदर ही है, बाहर अभी नहीं निकला है। बाहर निकालने के लिए उसको 12 अंश में कर देते हैं। मंगल 12 अंश में हो जाएगा तब। केतु 8 अंश में ही रहे, मंगल 12 अंश में है, तो मंगल बाहर हुआ कि बाहर हो अंदर हुआ? जाएगा फिर। बाहर हो गया। ज्यादा बाहर हो जाएगा, काल सर्पयोग बाहर। बनेगा। इसको ही आंशिक काल सर्पयोग कहते हैं। इसको ही आंशिक काल सर्पयोग कहते हैं। तो मात्र अंशों का ही अंतर है बस। यहाँ पर केवल अंशों का ही अंतर है। 2-4 अंश और होता तो पूरा पूरा काल सर्प बन जाता। 2-4 अंशों के खेल से ही मामला बिगड़ गया। पूरी तरह से काल सर्पयोग नहीं बन पाया। तो क्या कहेंगे यहाँ? आंशिक काल सर्पयोग बन रहा है, पूर्ण काल सर्पयोग नहीं बन रहा है। और अगर एक ग्रह भाव छोड़ दिया, उस भाव को ही छोड़ दिया राहु वाले को, राहु वाली राशि ही त्याग दिया, तब तो वहाँ काल सर्प कोई मतलब नहीं। राहु अगर सिंह राशि में है और कोई ग्रह जो है कर्क में है, वापस पीछे राहु वाली राशि में नहीं, राशि ही छोड़ दिया है, कर्क राशि में कोई ग्रह, तब वहाँ काल सर्प होगा ही नहीं। वहाँ काल सर्प भंग हो जाएगा। तो आंशिक काल सर्प अंशों से बनने वाला काल सर्प योग, जहाँ पर अंशों के विभिन्नता से ही गुरुदेव वो काल सर्प की स्थिति है। मुकुल कौशिक जी है, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान। बोलिए मुकुल बोलिए बोलिए। कौशिक अपना प्रश्न करें भगवान। हाँ 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 हाँ, बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद महोदय अवसर देने के लिए। गुरुजी में एक मेरा प्रश्न था कि श्री के एन राव जी ने काल सर्प दोष के बारे में कहा कि इसको सिरे से उन्होंने नकार दिया कि इसका वर्णन जो है ज्योतिष के अधिकांश जितने भी प्रमाणिक ग्रंथ में है उसमें नहीं मिलता है। के एन राव। तो इस संबंध में मैं आपकी किसी को नकार, पूछना। किसी योग को नकार दें तो वो वाली बात हो गई कि कोई हमला करने के लिए कबूतर क्या देखता है, सामने बिल्ली है तो आंख बंद कर लेता है। आंख बंद करने से बिल्ली भाग थोड़ी गया। अगर काल सर्पयोग के फल दिखाई पड़ते हैं और पाप कर्तरी योग में काल सर्पयोग समाहित होता है, एक प्रकार का पाप कर्तरी योग ही है। शास्त्रों में पाप कर्तरी योग की चर्चा तो है ही। पाप कर्तरी योग को ही कोई नया नाम देकर के प्रस्तुत कर दिया जाए तो क्या कहेंगे कि ये नाम नहीं है इसलिए इसको हटा दो। योग तो वही है पाप कर्तरी वाला, बस यहाँ नामकरण कर दिया गया। विशेष रूप से कह दिया गया कि राहु केतु ज्यादा खराब है तो यहाँ पर विशेष फल होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या यह है कि अगर इस तरह की बातें की जाएंगी तो हमारी परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह हो गया कि महर्षि पराशर ने एक बार बृहद पाराशर लिख दिया तो आगे वराह मिहिर को बृहद जातकम नहीं लिखना था। समझ रहे हैं बात को? जी गुरु जी जी। आप जब बृहद जातकम पढ़ेंगे तो बृहद जातकम में विंशोत्तरी दशा की चर्चा ही नहीं है। बृहद जातकम में अलग भी दशा है, चर दशा है, अलग ही दशा है बृहद जातकम में। विंशोत्तरी दशा की चर्चा बृहद जातकम में नहीं है। तो बृहद जातकम में चर्चा नहीं है इसलिए विंशोत्तरी दशा का महत्व खत्म हो गया। या बृहद पाराशरकार ने, महर्षि पराशर ने चर दशा के बारे में विस्तार से लिखा ही नहीं, दशा का फल लिखा ही नहीं, तो इनको भी नहीं लिखना चाहिए था। ये तो बहुत गलत परंपरा है ना। फिर तो रिसर्च खत्म हो गया। रिसर्च का उद्देश्य ही आपने समाप्त कर दिया कि अब शास्त्र इतना पूर्ण है कि आप इसमें कोई शोध नहीं कर सकते, कोई रिसर्च नहीं कर सकते, कोई नई चीज नहीं डाल सकते। ये तालाब थोड़ी है, ये डैम है। नए नए जल आते रहेंगे, पुराने जल निकलते रहेंगे। जो योग उस समय प्रभावित है वो जाएंगे, जो प्रभावी हैं वो रहेंगे। शास्त्र में ऐसे बहुत सारे योग हैं, बालारिष्ट योग, जिनमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है और पहले वो योग हो जा बहुत प्रभावी दिखाई पड़ता था। कारण यह था कि आप यातायात के साधन नहीं थे, चिकित्सा की बहुत प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी। छोटा सा भी कोई खराब योग बालारिष्ट बना, बच्चे को जब तक डॉक्टर के पास ले जाएंगे तब तक वो मर गया। पहुंचने में उसको 30 घंटा 32 घंटा लगेगा, तो कौन वहां तक बचेगा। अब तो बड़े बड़े बालारिष्ट योग बनते हैं, फिर भी सारी चिकित्सा उपलब्ध है, यातायात के साधन उपलब्ध, बच्चे मरते नहीं, बीमार पड़ के रह जाते हैं, उतने में वो फलीभूत हो जाता है।
तो अब देखते हुए भी मृत्यु लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि यहाँ मृत्यु होगा, शंका मत करो। वहां भी बोल नहीं पाते हैं हम लोग उतने उत्साह से कि यहाँ मृत्यु हो जाए। मृत्यु बोलने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है। पहले ऐसा मामला नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं, ऐसे बहुत सारे विषय होंगे। यह तो सरासर गलत बात है कि आप रिसर्च को बंद कर देना चाहते हैं। कोई बात अगर है शास्त्र विरुद्ध है तब तो उसको बना करेंगे कि शास्त्र विरुद्ध है, पर कोई बात शास्त्र के साथ तालमेल करके आगे बढ़ रही है, शास्त्र को लेकर के आगे बढ़ रही है, तो वहां पर उसको हटाने का केवल एक ही कारण लेकर के कहीं चर्चा नहीं है, इसको हम नहीं मानेंगे, तो वहां बात गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब यही हो गया कि अब शोध करने की गुंजाइश खत्म। मतलब न्यूटन ने जो कह दिया तो कह दिया, अब आगे कोई इस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता। तो ये एक किताबी मानसिकता घुस जाएगी इसमें, उसको प्रवेश कराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे योग आगे और भी बनेंगे और भी मिलेंगे। ज्योतिष में नई नई रचनाएं होती रहेंगी, जिसका जैसा अनुभव होगा वैसा वो लोग लिखेंगे, वैसा वो लोग बताएंगे। हम भी अपने अनुभव को आगे जोड़ेंगे, आगे हमारी पीढ़ी भी उन अनुभवों को सीखेगी, कुछ नए अनुभव जोड़ेगी। यह तो चलता रहता है, ये तो परंपरा सनातन में अपने यहाँ कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए, अपने अनुभवों को आगे बढ़ाइए। किसी का कुछ अनुभव, गुरुदेव क्षमा चाहते हैं, ऋषि पांडे जी अपना प्रश्न करें भगवान। गुरु जी, ये जैसे मंगल 12 में केतु 8 में ऋषि जी आपकी केतु 8 में आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोले भगवान। गुरु जी जैसे मंगल 12 अंश पे आवाज कर रही है तो लिख करके भेज दीजिएगा प्रश्न, ऑडियो रिकॉर्ड करके उत्तर भेज। ऋषि जी मैसेज कर दें, ऋषि जी मैसेज करें, लिख करके भेज दीजिएगा इनको व्हाट्सएप में, वो मुझे हरि जी भेजेगा, मैं ऑडियो रिकॉर्ड भेज दूंगा। अब हम लोग विषय पर आते हैं मुख्य रूप से। मेरे पास 5 मिनट बचा है, प्रश्न मैं ले लूंगा सबका, प्रश्न ऑडियो रिकॉर्ड में मिल जाएगा। हम लोग विषय पर मुख्य रूप से आते हैं। आंशिक की चर्चा कर चुके हैं कि जब अंशों के कारण ही योग बनते बनते रह जाए, 2-4 अंशों के कारण, तो वहाँ आंशिक कालसर्प समझना चाहिए। और जब कोई ग्रह राशि ही परिवर्तन करके बाहर निकल जाए तो यह समझना चाहिए कि कालसर्प भंग हो गया, कालसर्प बना ही नहीं, यही होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग यह कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा, यह 2 ग्रह, ये 2 ग्रह अगर बाहर भी हों तो आंशिक ही मानिए। तो यहाँ पर भी कुछ समस्याएं हैं कि केवल सूर्य और चंद्रमा इतने भी राहु केतु के सामने कमजोर नहीं है। सूर्य और चंद्रमा राहु केतु के सामने कमजोर तब पड़ते हैं जब अमावस्या या पूर्णिमा वाली स्थिति होती है। अमावस्या के आसपास सूर्य जो है राहु के सामने थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, और पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा केतु के सामने कमजोर पड़ जाता है। उसमें भी ऐसे कमजोर नहीं पड़ता है, जब सराभाव हो तब कमजोर पड़ता है। हर बार नहीं, हर पूर्णिमा को उसके सामने ढीला ही पड़ रहा है ऐसा नहीं है। जब सराभाव होता है तभी होता है, तभी वह कमजोर पड़ता है। तो केवल इस आधार पर नहीं, हाँ ये जरूर है कि जब सूर्य और चंद्रमा कमजोर हों तब इनको राहु के सामने अथवा केतु के सामने कालसर्प योग के दृष्टिकोण में आंशिक लिया जा सकता है, हमेशा नहीं लिया जा सकता। बलवान होंगे तो बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं। राहु केतु क्या चीज है, सूर्य के सामने चंद्रमा के सामने कोई टिकने वाले नहीं, कोई बल ही नहीं है इनका। सूर्य चंद्रमा के सामने कमजोर होंगे तब ये प्रभावी हो सकते हैं, मजबूत होंगे तो कभी अपना प्रभाव दिखा नहीं पाएंगे उन दोनों के सामने। उनका तेज बहुत तीव्र है, कुछ भी है तो वो राजा रानी है ज्योतिष शास्त्र में, और ये नौकर है। तो कितना भी षड्यंत्र करें, हालांकि नौकर ना कह के जासूस कह लीजिए, शत्रु पक्ष के जासूस हैं, पर कुचरा भी कुछ कर लें अगर राजा और रानी मजबूत स्थिति में है तो जासूस क्या करेंगे उनका। तो इस बात को ध्यान में रख के ही सूर्य चंद्रमा का अगर राशि परिवर्तन हो जाए तो आंशिक कालसर्प योग बताने से पहले ठीक प्रकार से देखना चाहिए। यह दोनों पर्याप्त बली हो तो बिल्कुल नहीं बनेगा, पर्याप्त बली ना हो तो बोल सकते हैं कि हाँ आंशिक कालसर्प योग है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा इसमें रक्षा कर पाने में समर्थ नहीं। बाकी अगर कोई भी बाहर निकलेगा, राशि छोड़ दिया तब तो कालसर्प योग भंग हो ही गया, आंशिक कालसर्प योग का स्पष्ट पता हो ही गया। एक तो अंशों के कारण थोड़े साम्यता से या थोड़े अंतर से होता हो तो आंशिक कालसर्प योग है, अथवा सूर्य और चंद्रमा कमजोर हो तो राशि बदलने पर भी ज्यादा रक्षा नहीं कर पाते हैं इस योग में। ये मुख्य बात। अब आते हैं उपाय पर, उपाय क्या करना चाहिए उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो एक श्लोक है सभी पंचांगों के, सभी का तो कहना ठीक नहीं होगा, पर ऋषिकेश पंचांग के पहले पृष्ठ पर लिखा है। वो क्या है वह, राहु दोषम बुधो हन्यात उभयोस्तु शनैश्चरः त्रयाणाम भविजो हंति
चतुर्णाम दानवार्चितः पंचानाम देव मंत्री च षण्णम दोषं तु चंद्रमा सप्तदोषम रविधान्यात् शेषाद उत्तरायणे। मतलब राहु के दोष को बुध नष्ट कर सकता है और इन दोनों राहु बुध के दोष को शनि नष्ट कर सकता है। इन तीनों के दोष को राहु बुध और शनि यदि दोषकारक हो जाए तब त्रयाणाम भूमि जो हंति मंगल नष्ट कर सकता है। और ये चारों ही अगर दोषकारक हों तो गुरु इनके शुक्र इनके सभी दोषों को हरण कर सकता है। और ये चारों ही दोषकारक हो जाए तो बृहस्पति सबके दोषों का हरण करेगा। बृहस्पति भी दोषयुक्त हो जाए इनके साथ साथ तब चंद्रमा, बलवान चंद्रमा, पक्षबली चंद्रमा इन सबके दोषों का हरण कर सकता है। चंद्रमा भी यदि खराब हो जाए तो उत्तरायण वाला सूर्य अगर है तो वह इन सबके दोषों को नष्ट कर सकता है। तो इसी प्रकार से देखते हुए समझते हुए किस ग्रह का उपाय कराना है। राहु केतु में हमेशा काल सर्प का ही उपाय नहीं कराते, बचाएगा कौन उसका उपाय कराते हैं। जो मार रहा है उसके शरण में मत जाइए, जो बचा रहा है उसके शरण में जाइए। जनरली यही देखता हूँ कि जो पीट रहा होता है उसे उसी का पैर पकड़ते हैं लोग। उसके पैर पर उसका पैर पकड़िएगा तो उसको और सुविधा है, आप उसकी तरफ भाग रहे हैं, उसको प्रहार करने में और आसानी होगी। जो बचा रहा है उसके पास जाइए, बचाना चाहता भी हो और बचाने का सामर्थ्य भी हो, ऐसे को पकड़िए, उसके पास जाइए तो रक्षा होगी। तो रक्षा होने का यह सबसे अनमोल सूत्र है। इन्हीं को क्रमवार देखा जाता है और बलि ग्रह का ही उपाय किया जाता है। काल सर्प इत्यादि के शांति के जो कुछ विधान हैं तो बहुत सारे विधान बहुत अच्छे भी हैं और कुछ विधानों में बहुत सारा आडंबर भी है। तो आडंबर को त्याग करके जो कुछ अच्छे विद्वान हैं, अच्छे वैदिकों के द्वारा संपादित हैं, उनका आश्रय लेकर के काल सर्प की शांति करानी चाहिए। और सामान्य उपायों में जो रक्षा करने वाला ग्रह है और बलवान भी है, रक्षा करना भी चाहता है और रक्षा करने का सामर्थ्य भी है, ऐसे ग्रह को पकड़ना चाहिए। यह जो श्लोक मैंने बोला है वह आपको ऋषिकेश पंचांग के मुख्य पृष्ठ में ही मिल जाएगा। पहले उस पर ही जो सबसे पहला मुख्य पृष्ठ है उसमें ही ऊपर में कहीं लिखा हुआ मिलेगा। तो मनोरंजन जी अब इस क्लास को विराम दीजिए, मैं चलते ही आ गया हूँ। ये गुरु जी बस फिर कभी हम चर्चा करेंगे। जी गुरु जी, हम तो आपको जाने के लिए नहीं कहेंगे, बस एक निवेदन करेंगे कि समय समय पर यूं ही आप आकर थोड़ा मार्गदर्शन कर देते तो सबका बुलाएंगे, मैं जरूर आऊंगा। मेरा प्रयास होता है कि कम से कम विद्या के क्षेत्र में कोई आए तो उसकी डिमांड पूरी की जाए। बहुत 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 आभार आपका। ऑडियो रिकॉर्ड भेज दूंगा। जी गुरु जी, मैं प्रश्न लेकर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और आपका बहुत बहुत जो आपने इतना कीमती समय निकाल कर इस कक्षा को। जय श्री नारायण। गुरु जी, सुमन जी बहुत देर से हाथ खड़े करके बैठे हैं। आनंद जी, सुमंगल जी, आनंद जी। जी गुरु जी। जो कक्षा में बताया जा रहा था और गुरु जी ने जो बातें बताई, क्या उस चीज दोनों विषयों से आप लोगों के मन में काल सर्प के योग के ऊपर भ्रांतियां हटी या ना? जी गुरु जी। समर्थन अगर हटी तो आप लोग रीज हैंड कीजिए, ना हटी तो रीज हैंड। अच्छा, आप बताइए सुमंगल जी, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। जी गुरुजी, नमो नमः। गुरुजी, पहली बात तो ये है कि गुरुजी ने जैसे नवीन जी ने या आपने बताया था कि वाम तरफ राहु के बाएं तरफ से हम ग्रहों को देखें। अब इन्होंने इन गुरुजी ने बता दिया कि आप राहु से लग्न में बैठा है तो 2, 3, 4, 5 घर के ग्रहों को देखें। एक तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। और दूसरी बात ये गुरुजी, हमने लग्न से राहु काल सर्प दोष को हम लग्न कुंडली से देखते हैं। यदि भाव चलित में ग्रह जैसे आगे पीछे हो जाते हैं तब हम क्या करें? ये मेरा दूसरा प्रश्न। सुमंगल जी, जी गुरुजी। सुमंगल जी देखिए, हमने
या नवीन जी ने उन्हीं चीजों को बताया जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख है काल सर्प योग के। देखिए, कोई भी ग्रह जो है वह गति से किसी पर प्रभाव डालता है। इस बात को मानती है ना आप? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छा, जब राहु वक्री है तो मैंने आपको एक चार्ट भी दिया था कि उदित अनुदित काल सर्प योग कैसे बनता है ना? बोलिए। जी जी। तो वहां पर क्लियर किया गया कि राहु की गति के प्रभाव के कारण उदित बना और केतु की गति के कारण अनुदित बना। तो मैं ज्योतिष में 18 ऋषियों के प्रवर्तक हैं, कई सारे ग्रंथ हैं, कई आधुनिक रचनाकार हैं। हम जब राहु की निर्धारण करेंगे तो वक्र गति के ही निर्धारण करेंगे, न कि राहु दाहिने कैसे चलेगा, ये बताइए हमको आप। गुरुजी फिर जो इन्होंने बताया वो अनुदित वाला बताया जो केतु के नीचे को बना था। हाँ, अच्छा, इन्होंने एक बात कहा, उस चीज को गौर कीजिए। और बात मैं कहता था कि आंशिक काल सर्प योग वही होता है जब ग्रिप से कोई ग्रह बाहर हो जाए, ठीक ना? हाँ जी, क्या? हाँ जी, ठीक। अच्छा, दूसरा बात, ये देखिए, ये लोग विद्वान आदमी हैं और प्रख्यात ज्योतिषियों में हैं। अब देखिए, इनके पास ही एक प्रश्न आ गया कि राव जी ने लिख दिया कि काल सर्प योग नहीं बनता है। अब देखिए, इन्होंने एक नई चीजों को बताया, पाप कर्तरी। पाप कर्तरी क्या होता है? पाप कर्तरी इस पापक ग्रहों के बीच में शुभ ग्रहों का होना। अब ये काल सर्प योग में ऐसा नियम नहीं है। यहाँ नियम है कि राहु और केतु के 180 डिग्री का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसके मध्य में सभी ग्रहों का होना है ना? जी। तो पर ज्यादा सोचने की बात नहीं है। काल सर्प योग अंशात्मक जब ही बनेगा जब राहु के ग्रिप से कोई ग्रह बाहर हो जाएगा। अगर इतना पर भी संशय, देखिए, अगर मैं इस पर बड़े बड़े विद्वानों को बुलाऊं तो आपके संशय और बढ़ेंगे। सभी लोग अपने अपने अनुभव देंगे। हमको पहले यह निर्धारण करना है कि हम काल सर्प योग बनता कैसे है उसको देख ले। अंशात्मक पहचान करने के योग्य बन जाए तो विश्लेषण करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां आएंगी। क्या? जी गुरुजी जी। जी गुरुजी, अंशात्मक तो समझ आ गया अच्छे से। बस, तो जब अब इस पर ज्यादा आप लोग प्रश्न मत तैयार कीजिए, फिर उलझ जाइएगा। क्योंकि इस योग की चर्चाएं उन्होंने भी कहा, इस योग की चर्चाएं प्राचीन ज्योतिषियों में नहीं है, आधुनिक रचनाकार इसको भयानक बनाकर कर रहे हैं। अब आप, जब आपके मन में प्रश्न आएगा, कोई गुरुजी आएंगे अपना ज्योतिष की क्या है, ज्योतिष फिलॉसफी है, इसमें जोड़ते जाइए, ये बढ़ता जाएगा, समुद्र है। तो इसको, अब आपने एक नया प्रश्न किया कि चलित कुंडली से भी काल सर्प योग बन सकता है। तो 16 वर्ग होते हैं कुंडलियों के। अब मान लीजिए कि लग्न में ना बनकर नवमांश में बन जाए, चंद्र कुंडली में बन जाए, 10 मांस में बन जाए, तो काल सर्प योग को मानना चाहिए। जबकि किसी भी कुंडली का जन्मांग चक्र ही मूल होता है। तो गुरुजी भाव चलित क्या करें फिर? भाव चलित, देखिए, भाव चलित कुंडली की अलग विशेषता है। जिस प्रकार नवमांश का अलग क्वालिटी है, दशमांश का अलग क्वालिटी है, सप्तमांश का अलग क्वालिटी। भाव चलित का प्रयोजन क्या होता है महोदया? हम मान लीजिए किसी ग्रह का बल विचारना हो, किसी ग्रह की युति देखना हो, तो हम चलित में देखेंगे कि ग्रह कहाँ है, वो भाव में राशि में प्रवेश किया या वह अभी संधि में है, बीच में ही पड़ा है। सब
तो वह बताता है, वो ग्रहों के स्थिति को आकलन करता है, न कि जो आपका ग्रह ये जो जन्मांग चक्र है उसका वो व्याख्या करता है। उसमें ग्रहों की स्थिति देखा जाता है, गति देखा जाता है। ग्रह चल रहा है तो राशि में प्रवेश किया या अभी संधि में है। संधि का मतलब मध्य में है, ठीक ना? गुरुजी इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि हम जैसे उसमें अगर कोई ग्रह हमें लग्न कुंडली में अंशात्मक बन रहा है काल सर्प, लेकिन भाव चलित में वो राशि से ही बाहर हो गया, फिर कैसे करें उसको? तो देखिए, जब लग्न कुंडली में बन रहा है और ऐसा समझिए कि चलित में बाहर हो जाए, नवमांश में जाकर राहु कमजोर पड़ जाए, षडबल में राहु कमजोर पड़ जाए, राहु चंद्र कुंडली में कमजोर पड़ जाए, तो जब राहु ही कमजोर पड़ जाएगा तो फिर कैसा काल सर्प योग? गुरुजी यहाँ राहु के कमजोर होने की बात ही नहीं है, यहाँ तो ग्रह के राशि से बाहर होने की बात हो रही है। भाव चलित एग्जैक्ट सिचुएशन बताता है कि आपका ग्रह किधर बैठा है, इसलिए पूछा। तो अगर चलित में नहीं, चलित में अगर बाहर होगा तो इसका मतलब कि चलित का मतलब चलित जो आप ग्रहों का डिग्री बल होता है वहीं से चलित बनता है। इस बात को मानती है ना आप? हाँ जी। तो इसका मतलब कि वो काल सर्प योग से बाहर हो जाएगा। तो फिर उसको बाहर ही माने ना, चलित से गुरुजी की बात को मैं बल दे करके कह रहा हूँ कि राहु केतु के मध्य का मतलब अंशात्मक मान से है। भाव चलित में भाव परिवर्तन अन्य ग्रहों का हो सकता है, लेकिन अंश तो वही रहेंगे। मुकुल जी अंशात देखिए, किसी भी ग्रह का आकलन उनके डिग्री बल से ही किया जाता है। जैसे मनुष्य की आयु निर्धारित होती है तो ग्रहों का जन्म मरण अवस्थाएं डिग्री 30 तक ही है, 0 से। गुरुजी आप बात मेरी समझिए, जैसे मैं ये कह रही हूँ भाव चलित में ग्रहों के अंश तो वही रहेंगे, लेकिन लग्न की डिग्री के हिसाब से भाव चलित में ग्रह दूसरी राशि में चला जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? भाव चलित में ग्रह जो है वो राशि छोड़ के दूसरी राशि में चला गया, क्योंकि लग्न की डिग्री के हिसाब से भाव चलित बनाया जाता है। तो वो बाहर ही चला गया तो अंशात्मक भी खत्म हो जाएगा ना उसमें। तो फिर जो अंशात्मक काल सर्प दोष लग्न कुंडली में बन रहा था भाव चलित में, वो अंश तो उतना ही रहेगा, चाहे वो 5 डिग्री का या 15 डिग्री का, लेकिन वो राशि से अलग हो गया क्योंकि लग्न की डिग्री से फर्क पड़ गया। मेरा पूछने का ये मतलब। तो महोदया, मैंने क्या कहा कि चलित भाव सूक्ष्मता का विश्लेषण करता है। लग्न कुंडली क्या होती है? पहले इस चीज को, जन्म के समय में आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो लग्न कुंडली में होती है। तो हम लग्न कुंडली से ग्रहों की स्थिति देख के अन्य कुंडलियों से हम उनका विश्लेषण करते हैं। तो चलित चक्र में अगर वहां भंग हो जाएगा तो यहाँ भी भंग हो जाएगा क्या? ठीक है गुरुजी, यही पूछ रहा था, यही कंफर्म करना था। धन्यवाद गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का है? गुरुजी मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि काल सर्प दोष यह शब्द ज्योतिष के किस ग्रंथ में वर्णित है? देखिए, काल किसको कहा जाता है? समय को बताइए। जी। लेकिन काल के कई परिभाषा हैं। राहु का जो बायां भाग होता है, राहु का जो वामवर्ती भाग को भी काल कहा जाता है। काल पास, राहु काल इत्यादि आपने सुना होगा समय के, ये हर पंचांग में मिल जाएगा आपको, मिलता है ना? जी। अच्छा, और राहु की आकृति है सर्पाकार, समझे ना? जी। राहु का जो सिर भाग है वो सर्प का मुख है, ठीक है ना मुकुल जी? जी। और केतु जो है उसका शरीर जो पुच्छ भाग पड़ जाता है। तो इसीलिए राहु को
काल सर्प के नाम से जाना जाता। तो वामवर्ती चलता है, सर्पकार है, तो इसीलिए इसको काल सर्प कहा गया। समझ में आया? जी नहीं मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे हम लोगों ने प्रचारित कर रखा है समाज में कि राहु केतु के मध्य सर्वी ग्रह आ जाएं, तो इसको ऐसी स्थिति को काल सर्प योग कहा गया। नहीं, हम लोगों ने प्रचारित नहीं किया है भगवान। इस बात को ना बोलकर इस चीज को बोलिए कि कुछ लोगों ने प्रचारित कर दिया है कि जिस प्रकार जन्मांग में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठ जाए तो लड़का लड़की मंगली हो जाएगा। अब वहां पर भी सुमंगल जी का एक प्रश्न आ सकता था कि गुरुजी चलित कुंडली में अगर मंगल इन भावों से बाहर हो और लग्न कुंडली में अगर हो तो क्या मांगलिक दोष बनेगा? लेकिन सुमंगल जी, यहाँ तक पहुंचने के लिए ज्योतिषीय ज्ञान होना चाहिए कि हम कितना सूक्ष्मता से जा सकते हैं। अब लोग तो साधारण लोग तो यही कहते हैं कि राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह बैठ के इसको काल सर्प दोष की पूजा कराओ, पैसा। उन्होंने डिग्री बल देखा नहीं, उदित को पहचाना नहीं, अनुदित को पहचाना नहीं, अन्य चीजों को विचार न किया और समाज में भ्रांतियां फैल गई। बिल्कुल यही होता है। क्या समर्थन है इस बात से सुमंगल जी ना? जी भगवान। चलिए, तो अब हम कल से अंशात्मक अनुदित उदित को रोककर अब अपने हम द्वादश काल सर्प योग की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब आप लोग को जो भी इच्छा प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका प्रमाण का अभाव होता है। जैसे उन्होंने भी कहा और मुकुल जी ने भी कहा कि हमने कई ज्योतिषियों से सुना है कि काल सर्प योग के बारे में प्राचीन ग्रंथों में। तो भगवान देखिए, नाग दोष की चर्चा तो आती है ना, नाग दोष, नाग साप इत्यादि दोषों की चर्चा आती है। जात का भरण, शंभु, होरा, प्रकाश इत्यादि, तो वही दोष है। अब देखिए, प्राचीन शब्दों का प्रचलन बोलने में आज आधुनिकता में नई चीज आ गए है ना। मोमबत्ती शब्द, डैडी, पिताजी को डैडी कहते हैं, जबकि आपके शास्त्रों में डैडी शब्द कहीं मिलेगा नहीं। मिलेगा भगवान? जी भगवान, नहीं मिलेगा। तो भाषाओं का भी असर होता है। होता क्या है, बोलते लोग क्या है, तो इन चीजों, तो भ्रांतियां तो समाज में ज्योतिष के प्रति, काल सर्प योग के लिए, मांगलिक योग के लिए भयानक बनाई गई है। इसीलिए तो हम लोगों ने सोचा कि जितना हो सके समाज में उत्पन्न इन भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें। आप लोगों को इन भ्रांतियों से पर्दा हटा कर, अब ये पर्दा हटा कि ना हटा, इसके लिए थोड़ा आप लोगों को भी तो परिश्रम करना पड़ेगा। क्या मुकुल जी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हाँ, तो इसीलिए कल से हम लोग आंशिक काल सर्प योग समझ गए और उदित भी समझ गए। अनुदित कल से हम द्वादश भाव में बनने वाले काल सर्प योग की चर्चा करेंगे, उनका फल जानेंगे और उपाय प्रकरण में इनका उपाय जानेंगे। फिर दशाओं की तरफ बढ़ेंगे। अपना हमारा जो कोर्स का चैप्टर निर्धारित है, समय समय पर विद्वत जनों को बुलाकर आप लोगों का मार्गदर्शन कराता रहूंगा। वैसे जितना हमने अध्ययन किया है उस चीज को तो देता ही हूँ, और लोगों को बुलाऊंगा तो कक्षा में सबका ज्ञानवर्धन होगा। ठीक है ना? बहुत बहुत आभार भगवान। अब कक्षा को विश्राम दिया जाता है। आज की कक्षा कैसी चली, कोई बता सकता है थोड़ा? नमो नमः बहुत सुंदर गुरु जी, बहुत सुंदर चले। अति सुंदर चली भगवान आज की कथा। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि इतना हम लोग निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हमें लज्जित ना करते हुए आप लोग समाज में यहाँ से काल सर्प योग कोई कुंडली आए तो आप लोग कम से कम शीघ्रता न करें। सारे स्थितियों को विचार करके ही आप यह निर्धारित करें कि यह काल सर्प योग है। और एक चीज और ध्यान देना है,
ज्योतिषी, डॉक्टर, माता पिता, गुरु और मार्गदर्शक, गुरु को ही चार व्यक्तियों में धैर्य होना चाहिए। भक्ति धैर्य तू धीमान सह धीरो कहा गया कि दो विद्वान व्यक्ति वही है जो धैर्य है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में मार्केश की दशा चल रही है, आपके पास विश्लेषण कराने के लिए आप बिना सोचे समझे लगे वारा मिहिर बनने की, तू तो गया। भगवान, एक घोर कलयुग है। यहाँ पर वो चीजें आपको बहुत कम प्राप्त होगी कि आपकी वाणी पर सरस्वती है। आपने बिना कुंडली देखे, बिना इष्ट की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के बोल दिए कोई चला गया, तो बात आपकी गलत हो जाएगी। जी भगवान। लोग आपको समझे नहीं। वही अगर आप आयु विचार करते तो 100% आयु का विश्लेषण कोई नहीं कर सकता, न पहले न आज, क्योंकि आयु के लिए सिद्धांत है चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ता भी है, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा ने लिख दिया कि 60 वर्ष है। मार्कंडे जी की आयु तो अल्पायु थे, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करके आयु को बढ़ाया। तो तप के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा, इष्ट गुरु की कृपा के द्वारा थोड़ा आयु बढ़ता भी है। और पापाचार से, अधर्म से आयु की हानि भी होती है ना। जी गुरुजी। तो ज्योतिष शास्त्र में आयु निर्णय, अल्पायु योग, मध्यमायु योग, मोटे मोटे तौर पर मैं काल सर्प योग के बारे में इसका भी विश्लेषण कर दूंगा। अल्पायु क्या है, मध्यमायु क्या है और दीर्घायु क्या होता है। तो हमारे पास अभी बहुत सारे चैप्टर हैं, हम इसमें उलझे रहेंगे तो उलझ जाएंगे। हमको उलझना नहीं है, हमको सुलझना है और दूसरों को सुलझाना है। हाँ, चलिए जी बोलिए। नवीन जी बोलिए, कुछ बोलना तो। चलें प्रभु जी, चलिए अगली कक्षा में बाकी ठीक है भगवान, नमो नमः। सभी लोग साधु, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने ब्रजेश पाठक जी के वचनामृत को पान किया और धैर्यता पूर्वक। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः गुरुदेव। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः भगवान, नमो नमः।